नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से, साथ ही आगे हमारे साथ अमित सजेजा भी होंगे मोतीलाल ओसवाल से, और साथ ही तरुण सत्संगी हैं ओरिगो ई मंडी से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। आपके पास आते हैं, लेकिन एक बार टॉप 10 खबरों पर देख लेते हैं कि आज कहां पर एक्टिविटी ज्यादा दिख रही है। गोल्ड और सिल्वर कल शानदार तेजी दिखी, आज दायरे में है, हल्की तेजी की दिख रही है। 60,000 के बेहद करीब सोना और 74,000 के पास अब चांदी पहुंच गई है। क्रूड की बात करें तो कल जिस तरह से खबर आई थी कि एक टेम्पररी डील हो सकती है यूएस में और ईरान में, हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से उस खबर का खंडन किया गया कि यह फॉल्स खबर है। उसके बाद जो वो गिरावट थी वो थोड़ी कम हो गई है। नेचुरल गैस की आज बात करें तो 192 के आसपास है, नाइमेक्स पर $2.25 के आसपास है, कॉपर 725 रुपए के नीचे है। चीन में राहत पैकेज फिर से उम्मीद जगी है। जिंक, लेड, एल्युमिनियम भी सीमित दायरे में है। 215 के आसपास जिंक का वायदा और 205 के आसपास एल्युमिनियम का वायदा ट्रेड कर रहा है। अब एग्री मार्केट की चाल देखें तो जीरा आज भी तेजी है, कम स्टॉक से सपोर्ट मिल रहा है, 48,000 के बेहद करीब है, 47,800 के ऊपर है। और हल्दी की बात करें तो 7,650 रुपए के आसपास दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन धनिया आज भी हल्की गिरावट दिखा रहा है, 6,000 के नीचे। ग्वारसीड और ग्वारगम की बात करें तो ग्वारगम 10,500 रुपए के नीचे और ग्वारसीड का वायदा 5,300 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। कॉटन केक हल्की नरमी है, 2,500 रुपए के नीचे। तो ये टॉप 10 खबरें आपके लिए। लेकिन चलिए अब सबसे पहले बात हम क्रूड की कर लेते हैं। जतिन बताइए, क्रूड में क्या हो रहा है, किस तरह की चाल, जिस तरह से यूएस और ईरान के डील की खबरें आई थी उसका दबाव यहां पर दिखा था, हालांकि वो खबर का खंडन भी किया गया है। अब क्या लग रहा है, कच्चे तेल में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है? जतिन आपसे सवाल है। जी जी। सो इकोनॉमिक स्लोडाउन का रुझान है, उसके कारण से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो है आपको हायर लेवल से जरूर देखने मिलते रहेगा, और साथ ही साथ में लोअर लेवल्स पे जो सपोर्ट है वो भी आपको देखने मिलेगा, क्योंकि जुलाई मंथ से जिस तरह से ओपेक की तरफ से जो कट के रुझान है, स्पेशली सऊदी अरब की तरफ से 1 मिलियन बैरल्स पर डे का, तो एक बॉटम जो है वो भी कहीं बहुत ज्यादा गिरावट जो है आपको देखने नहीं मिलेगा। 5500 से लेकर 5600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन प्ले करते हुए देखने मिलना चाहिए एमसीएक्स पर, और साथ ही साथ में 6100 6150 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये जो 500-600 पॉइंट की जो रेंज में बता रहा हूँ, इसके अंदर ही आपको ये ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई और बड़ी खबर हावी हो जाती है मार्केट के ऊपर। अभी जो जिस तरह से मार्केट का रुझान है, मुझे लग रहा है 5950 के आसपास और 5900 के ऊपर ये जो लेवल्स हमको मिले, तब वहां पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 6000 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, और लोअर लेवल्स पर 5800 5750 इस टारगेट के लिए इमीडिएट बेसिस पर। जो थोड़ा सा बड़ा व्यू पॉइंट रखना चाहते हैं स्विंग ट्रेड के हिसाब से, तो 5950 के आसपास सेल करके चल सकते हैं। 6100 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, और 5700 5750 और 5650 ऐसे टारगेट नीचे की तरफ मेंटेन करके चलना है। जी विचुन। तरुण जी, आप क्या सलाह देंगे? कच्चे तेल के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या सलाह है? हाय, गुड मॉर्निंग ऋषिमोहन जी। आई थिंक दायरे का कारोबार हो गया ऊपर की तरफ। 6100 के ऊपर प्राइस नहीं चल पा रहे हैं, और लास्ट 1 वीक के अंदर 6050 के आसपास से हमने 3 टाइम्स करेक्शन देखा है, और नीचे 5700 5650 सपोर्ट जोन बना हुआ है, वहां से बाइंग भी निकल कर आ गया। बट हमारा ऐसा माना, जब तक 6150 के ऊपर प्राइस नहीं चलेंगे, आई थिंक जब जब प्राइस 6000 के ऊपर जाए सेलिंग करना चाहिए, माफ कीजिएगा। एंड मुझे ऐसा लगता है ग्रेजुअली 5700 और 5500 के प्राइस डाउन साइड में देखने को मिलना चाहिए। तो ये व्यू है क्रूड को लेकर। अमित जी, ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या? जी देखिए, फिलहाल फ्यूचर्स के हिसाब से तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जो गिरावट है थोड़ी और गहरा सकती है। कल हमने उठा पटक देखी है, लेकिन 5780 से 5770 शॉर्ट टर्म बेसिस आता हुआ दिखता है, तो इसलिए मैं 5800 का जो पुट है वो लेने की सलाह दूंगा। 80 के करीब यहाँ पर 60 का स्टॉप लगाना जरूरी है, और अपसाइड में हो सकता है कि 110 से 115 तक के लेवल दिखाई दे। वहीं जो 14 जून यानी एक्सपायरी तक जो प्ले कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि दायरे का कारोबार जारी रहेगा। तो 5600 और 6200 ये दोनों लेवल निकलना अगले एक हफ्ते में थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसलिए ऑप्शन राइटर्स के लिए एक अच्छा मौका है। 6200 का कॉल और 5600 का पुट दोनों ही बेच के चलें, तो यहाँ पर जो प्रीमियम है ओवरऑल गलने की काफी अच्छी संभावना बनी हुई। चलिए, क्रूड के बाद अब चांदी की बात कर लेते हैं। कल 2,000 रुपए से ज्यादा की तेजी दिखी थी, और आज की चाल देखें तो आज भी हल्की तेजी यहां पर दिख रही है, 170 रुपए ऊपर। तरुण जी, क्या लग रहा है चांदी में?
I think I'm more comfortable playing with gold than silver, but still gold में पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है लुकिंग फॉरवर्ड। तो अगर गोल्ड में रैली मिलेगी तो सर्टेनली बिट ऑफ रैली इसके अंदर देखने को मिलेगी। साइमल्टेनियसली बेस मेटल इज लुकिंग वीक, और अगर बेस मेटल परफॉर्म नहीं करेगा तो सर्टेनली अपसाइड वुड बी लिमिटेड इन द सिल्वर। तो शॉर्ट टर्म में अपसाइड देख सकते हैं, but ultimately gold is better bet on buying than silver. गोल्ड ज्यादा बेहतर इनको लग रहा है। तरुण जी, गोल्ड सिल्वर में आप क्या सलाह है? I think as said gold के अंदर 59,300 काफी अच्छा सपोर्ट है, and then as long as prices are above 59,300 मुझे ऐसा लगता है कि any time gold will resume upside, and probably in the short term 61,000 can be seen, and I am quite gung-ho that remaining part of this year gold will remain on a positive trajectory and probably 61,000 can be seen. जतिन, आप बता दीजिए, 59,900 पे गोल्ड है और 73,800 के ऊपर चांदी है, जो करंट लेवल है, इस भाव पर क्या करना चाहिए? कोई ट्रेडिंग सलाह यहां पर? विश्व जी, देखिए करंट मार्केट प्राइस से बाइंग की ही सलाह रहेगी सिल्वर के अंदर तो, क्योंकि सिल्वर का प्राइस जिस तरह से कल एक बड़ी चाल के बाद आज भी लेवल्स जो होल्ड करते हुए देखने मिल रहा है। यूजुअली कैसा होता है कि अगर बड़ी मूवमेंट आ जाती है प्रीवियस डे पे, तो नेक्स्ट डे जो है आपको थोड़ा सा गैप डाउन देखने मिल जाता है और उसके बाद सेल ऑफ जो है और गहरा सकता है। लेकिन आज जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पर ही खुला है, और साथ ही साथ में कॉमेक्स सिल्वर जो है वो भी 24-25 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो $24 के ऊपर जो ट्रेड किया है अभी, मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा उसके लिए। $24 का लेवल को मुझे नहीं लग रहा अभी इमीडिएट बेसिस पे तोड़ना चाहिए। नेक्स्ट लेवल ऑफ हर्डल जो रहेगा वो 24.55 से लेके 24.60 के आसपास का है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस वहां तक पहले जरूर टेस्ट करने जाएंगे। MCX पर उसका वर्णन देख रहे हैं तो 74,400 74,500 के लेवल्स पहले जरूर छूने जा सकता है सिल्वर जो है वो। लेकिन क्योंकि जिस तरह से बेस मेटल के अंदर थोड़ा सा ब्रॉड ट्रेंड वीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी फॉलो करना है। 73,000 के नीचे मैं स्टॉप लॉस प्लेस करने की सलाह दूंगा। और जो दो पार्ट में मैं बाइंग की सलाह दे रहा हूँ वो है करंट मार्केट प्राइस से, और दूसरा जो पार्ट आपको बाय करना है, ऐड करना है, वो है अराउंड 73,300। सो दो पार्ट में अपनी ट्रेड प्लेस कीजिए हायर लेवल पे 74,500 के टारगेट्स के लिए। तो ये व्यू गोल्ड और सिल्वर को लेकर जतिन जी के। अमित जी, आपकी कॉल क्या है गोल्ड सिल्वर में? जी, मेरा भी व्यू पॉजिटिव है। गोल्ड में मुझे लगता है कि एक बेस फॉर्मेशन की तैयारी हो रही है, जहां पर 1920 से $1930 के नीचे स्पॉट में प्राइसेस फिलहाल नहीं टिक पा रही हैं, और बार बार हमने वहां से लगातार एक पुल बैक आते हुए देखा है। काफी हद तक डॉलर इंडेक्स के साथ गोल्ड का रिलेशन रिसेंटली काफी स्ट्रांग रहा है, और हमने डॉलर इंडेक्स में एक रन अप के बाद करेक्शन आते हुए देखी है। ऐसा लगता है करेक्शन गहराई की, जिसका गोल्ड को फायदा मिलेगा। बेसिस जरूर 60,400 का एक रेजिस्टेंस है, तो इमीडिएट तौर पे फेड की मीटिंग के पहले वो पार करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट शॉर्ट टर्म यानी प्योरली 1 से 2 दिन के लिहाज से 60,100 हमें जरूर देखने मिलेगा। तो 59,700 पे बाइंग की सलाह होगी। वहीं चांदी में शॉर्ट टर्म टेक्निकल सेटअप और खास करके बेस मेटल्स में जो एक थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने मिली है, उसका फायदा भी हमें देखने मिल रहा है। तो मैं 73,300 पे बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 74,100 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। और थोड़ा अगर लंबा नजरिया लें तो ऐसा लगता है कि 75,000 तक के लेवल भी हमें अगले हफ्ते तक आते हुए दिख जाएंगे। गोल्ड और सिल्वर दो खरीदारी की सलाह अमित जी के लिए। 59,700 के लेवल पे गोल्ड खरीदना है 59,500 के स्टॉप लॉस के साथ, 60,100 का टारगेट है। चांदी खरीदें 73,300 के लेवल पे, 72,800 का स्टॉप लॉस और 74,100 का टारगेट है। मेटल की चाल देख लेते। धीरे धीरे बेस मेटल्स की खरीदारी बढ़ी है, 5-6% हफ्ते भर में रिकवरी आ चुकी है। तरुण जी, क्या लग रहा है मेटल में कुछ पसंद आ रहा है क्या? हालांकि आज के सत्र में बहुत ही सुस्त चाल है, लेकिन रिकवरी आप देखिए तो लोअर लेवल से काफी अच्छी अब आ गई है। क्या आप खरीदना चाहिए मेटल में कुछ? मैं मेटल में कॉपर को काफी क्लोजली ट्रैक करता हूँ। लास्ट 1 वीक के अंदर नो डाउट काफी सबट्यूट बिनाइन एक्टिविटी हो गई है, और इन रेंज प्राइस मूवमेंट हो रहा है। माफ कीजिएगा, प्राइसेस 725 या उसके ऊपर जाते हैं तो वहां से सेल ऑफ आता है, और 715-17 के आसपास आते हैं तो वहां से बाइंग निकल कर आती है। बट मैं अभी भी कॉपर में मीडियम टर्म के लिए बेयरिश हूँ। जब तक 730 के ऊपर प्राइस नहीं जाएंगे, ट्रेंड जो है वो डाउन साइड ही रहेगा, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ स्लिपिंग बिलो 700 आर
वेरी स्ट्रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है 680 तक भी प्राइस आ सकते हैं। 725 या नियर बाई आई थिंक गुड इज द गुड एरिया टू टेक शॉर्ट, एंड मुझे लगता है कि कॉपर में गिरावट देखने को मिलेगी। ओके, तो ये बेस मेटल्स पे तरुण जी की भी। जतिन, आपकी टॉपिक क्या है आज के लिए अगर किसी को ट्रेड करना हो तो? विश्व जी, जैसे देखिए, मेरा ब्रॉड व्यू तो इसके अंदर मैंने आपको पिछले 1-2 हफ्ते से बता रहा हूँ, और ये मेरा इंटैक्ट व्यू है फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। जिंक को बाय, एल्यूमिनियम को सेल। लास्ट वीक भी ये स्ट्रेटेजी बताई गई थी मेरी तरफ से, और उस वक्त ये जो पेयर था, ये जो करेंसी आई मीन कमोडिटी का जो पेयर था, ये करीब करीब ₹1.5 के आसपास चल रहा था, जहां पर जिंक के प्राइसेस 206, 207 के पास थे, एल्यूमिनियम 205 के पास था। आज इस हफ्ते हम देख लें, एक हफ्ते के अंदर ही जिंक 215, 216 के पास है, और एल्यूमिनियम वहीं के वहीं है। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी रही है। सभी जो ट्रेडर्स हैं, आई थिंक उन्होंने मुनाफा इसमें बटोरा होगा। आगे भी चलते हुए मुझे हिसाब से यही जो स्प्रेड है आपको और वाइडन होते हुए देखने मिलेगा। तो ब्रॉडली तो मैं इसी स्प्रेड के हिसाब से जाना चाहूंगा। जिंक को बाय कीजिए, एल्यूमिनियम को सेल कीजिए। लेकिन आपने जिस तरह से पूछा कि ट्रेडिंग पर्पज से आज के दिन में क्या अच्छा लग रहा है, तो कॉपर के अंदर जो है वो डे ट्रेडिंग के हिसाब से लेवल्स जो है वो अच्छे खासे वर्क कर रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी जो है वहां पर ही नॉक कर रही है। 72, 721 के आसपास के प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पर बाय कीजिए। स्टॉप लॉस जो है 717 के नीचे रखिए, और हायर साइड पे 726, 727 के टारगेट्स के लिए कॉपर के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ओके, अमित जी, कॉपर और जिंक पर आपकी राय क्या है? आप क्या सलाह देंगे कॉपर जिंक पे? जी देखिए, शॉर्ट टर्म बेसिस मेरा भी मानना है कि डॉलर के मुकाबले मोर और लेस सारी कमोडिटीज परफॉर्म कर पा रही हैं डॉलर के गिरने के बाद। तो कॉपर जो है आज के सेशन में एटलीस्ट तेजी की तरफ रहेगा। हालांकि अपसाइड 732 के आसपास कैप होगा, लेकिन इंट्राडे बेसिस 720 पे बाइंग की सलाह होगी 717 के स्टॉप से, और 726 से 27 तक के भी होंगे। वहीं जिंक भी एक आउट परफॉर्मर रह सकता है शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पे। 214 के आसपास मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 218 के टारगेट के लिए, और यहाँ पर 212 का एक स्टॉप लेना जरूर। कॉपर और जिंक 720 पे कॉपर खरीदे 726 रुपए के टारगेट के लिए, और साथ ही जिंक भी अमित जी की खरीदारी की सलाह है 218 के टारगेट। तो एग्री मार्केट की चाल देख लेते हैं। एग्री मार्केट में आज मसालों में जीरा आज भी यहाँ पर अच्छी तेजी दिख रहा है, ये तेजी बढ़ती जा रही है, 48,225 पे पहुंच चुका है। क्या हो रहा है तरुण जी? मसालों में जीरा अच्छी तेजी दिखा रहा है, हाल टर्मरिक में अच्छी तेजी है, सिर्फ धनिया नहीं चल पा रहा है, वो लगातार कमजोर हो रहा है। क्या लग रहा है मसालों का आउटलुक क्या है? अगर किसी को राय देनी है तो कौन से काउंटर में देंगे आप खरीदारी अभी वाली की? तरुण जी। या स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स की बात किया जाए तो आई प्रेफर टू प्ले लॉन्ग इन टर्मरिक एंड कोरिएंडर। मुझे ये दो काउंटर ऐसे लगते हैं, इनमें आई थिंक ऑफ रेट बाइंग निकल कर आएगी। ऑलरेडी टर्मरिक में हमने 6500 से 8000 तक के लेवल आते हुए देखे हैं, और हमें लगता है कि कोई भी डिप मिले इस काउंटर को बाय करके चलना चाहिए, और प्रॉब्ली 2-3 महीने के अंदर 10,000 के ऊपर प्राइस जा सकते हैं। कोरिएंडर नो डाउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल डाउनसाइड इसमें भी लिमिटेड रहेगी। बॉटम येट टू बी फॉर्म्ड, बट हमें ऐसा लगता है soon bottom will be formed, और इसके अंदर भी gradually rally आएगी, and that will take the prices towards 7,500 to 8,000। टर्म जीरा की बात करता हूँ तो मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। आई विल प्रेफर टू स्टे आउट ऑफ दिस। इतना भी सप्लाई क्राइसिस नहीं है कि प्राइसेस इतने ऊपर हो जाए, कहीं ना कहीं कुछ और प्ले हो रहा है इसके अंदर। आई थिंक आम इन्वेस्टर को इस काउंटर्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस में करेक्शन आया तो फिर प्राइस ये वाले अगर गलत प्राइस पर बाय हो गया तो मिलने में काफी साल लग जाए। अरुण जी, क्या लग रहा है आपको? धनिया क्या बार्गेनिंग बाइंग के हिसाब से क्या अच्छा लेवल है क्या 5,950, या और वेट करे और गिरावट आएगी? फ्रेंकली स्पीकिंग वी हैव अ बाय ट्रिगर इन टर्मरिक, दैट्स व्हाई अगर 7500 भी मिलता है तो बाय नहीं किया सर, मैं जा कोरिएंडर सकता की है। बात कर रहा था, धनिया की सर। या कमिंग टू दैट पॉइंट आल्सो, कोरिएंडर में अभी एक्चुअली बाय ट्रिगर नहीं आया, कंसिस्टेंटली टूट रहा है, सो वी शुड एक्चुअली हैव अ ट्रैक ऑन इट। लेटर और सूनर वी विल गेट अ बाय ट्रिगर, देन एज एन it will come certainly I will tell, but अभी बाय ट्रिगर नहीं है इसके अंदर। ओके, अमित जी, एग्री मार्केट में आज के लिए आपकी टॉपिक क्या होगी? अमित जी। हाँ जी, एक्चुअली इंसिडेंटली मैं धनिया में ही सेल की रिकमेंडेशन दूंगा। मुझे लगता है कि 5,800 के करीब तक प्राइसेस फिसल सकती हैं, तो धनिया बेच के चलना चाहिए। हालांकि यस, पोजिशनल बेसिस पे मेरा भी मानना है कि डाउनसाइड लिमिटेड होगा, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए
अभी सेल की सलाह होगी। के लिए सेल की सलाह। अब ग्वार सीड और ग्वारगम की चाल देख लेते हैं। ग्वार सीड और ग्वारगम ये भी कमजोरी है, एक दायरे में ही कह सकते हैं। 10,500 के नीचे ग्वारगम, ग्वार सीड 5300 के आसपास। तरुण जी, क्या व्यू है ग्वार सीड ग्वारगम में? आई थिंक अभी काफी नॉइस रहेगा। देखिए, सबको पता है कि इस बार मॉनसून अनसर्टेनिटी बना हुआ है। लॉट ऑफ प्लेयर्स आर सेइंग कि वीकर मॉनसून रहेगा, तो आईएमडी का कहना है कि वी विल हैव अ नॉर्मल मॉनसून। तो मॉनसून प्ले बहुत ज्यादा अभी प्राइस में रिएक्शन लेकर आएगा देन एनी अदर थिंग। सो अल्टीमेटली वी नीड टू सी कि राजस्थान में एग्जैक्टली मॉनसून कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, दैट विल ड्राइव द ग्वासी प्राइसेस। बट अगर मैं बात करता हूँ प्राइस बिहेवियर की, 5400 का काफी अच्छा सपोर्ट था जिसको ब्रेक किया है। अब जब तक 5400 के नीचे ग्रेजुअली प्राइस 5000 तक आ सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है ग्वार को लेकर। शुक्रिया तरुण जी आपका, अमित जी आपका और जतिन आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों को फटाफट से एग्री और नॉन एग्री मार्केट पर अपना आउटलुक और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स आप लोगों ने दिया। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वक्त है हमारी खास सेगमेंट का, ईटी नाउ स्वदेश और एनसीडीएक्स आईपीएफटी की खास पेशकश का। मसाला कारोबार पर हम इस बार इस सेगमेंट करने वाले हैं। मसाला कारोबार के लिए डेरिवेटिव्स मार्केट की क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत है? क्योंकि हम मसालों के सबसे बड़े उत्पादक देश होने के साथ साथ सबसे बड़े कंज्यूमर और एक्सपोर्टर भी हैं। कारोबार इतना डायनेमिक है कि बाजार में हर समय हर खबरों पर भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, और वो चाहे वो प्राइस का रिस्क हो या फिर मौसम का रिस्क हो, डिमांड सप्लाई का रिस्क हो या फिर सरकार की पॉलिसी का। तमाम चुनौतियों के साथ मसाला इंडस्ट्री को काम करना पड़ता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या डेरिवेटिव मार्केट के जरिए हम तमाम चुनौतियों को कम कर सकते हैं और कारोबार को नई दिशा दे सकते हैं? चलिए समझते हैं। जगदीप ग्रेवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ हैं श्रीजी एग्री कमोडिटी से। शुक्रिया ग्रेवाल साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों के लिए। मेरा पहला सवाल यही होगा कि मसाला इंडस्ट्री आप देखिए तो काफ़ी बड़ा है। वैसे साइज के हिसाब से तो अब सोचे छोटी छोटी इंडस्ट्री ज़्यादा आपको दिखेंगी, लेकिन जिस तरह का फ्रैगमेंटेड मार्केट है, जिस तरह का ग्लोबल इन लोगों का एक्सपोजर है और कीमतों और मौसम की जितनी ज़्यादा मार इस इंडस्ट्री को पड़ती है, तमाम सिनेरियो को देखते हुए डेरिवेटिव्स मार्केट का रोल कितना अहम है इन कारोबारियों को अपने रिस्क को कम करने के लिए? ग्रेवाल साहब। आपने एकदम सही फरमाया कि जिस हिसाब से इस सेगमेंट पे जो है डिमांड सप्लाई के जो फैक्टर्स हैं, जैसे आपने बताया कि मौसम का और उन सब का फर्क पड़ता है, वो काफी अहम है इसमें। कारण ये है कि इसमें वोलेटिलिटी जो है ना, वो बाकी कमोडिटी के बनिस्बत बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि ये एक इनइलास्टिक जो बिहेवियर की कमोडिटी है। मतलब हमें वायदा बाजार यानी डेरिवेटिव्स की अहमियत किस कमोडिटी में कितना, उस पर खाली एक लाइन बोलूंगा कि जो कमोडिटीज ज्यादा इनइलास्टिक हैं और जो कमोडिटीज इलास्टिक है, उस हिसाब से वायदे की या डेरिवेटिव्स की अहमियत उतनी ही बढ़ जाती है। ये इनइलास्टिक है मतलब भाव जो है ना, 2 साल पहले जब जीरे का 200 रुपए किलो था, तब भी अपने तड़के में 1 चम्मच ही डालते थे। आज 500 रुपए किलो के ऊपर जो है ना मंडी पहुंच गई है। रिटेल में तो शायद 600 के 700 के आसपास जो है बिक रहा होगा, तब भी उतनी ही डिमांड है। मतलब ये है कि भाव से जो है ना इसका डिमांड की कोई लेना देना नहीं है। जब ऐसी कमोडिटीज होती है तो उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा आती है, फिर वो चाहे नीचे की तरफ की हो चाहे ऊपर की तरफ की। और उसके साथ में एक चीज जो है अपने कमोडिटीज बाजार में क्या है कि ये ट्रेडिंग नेट पॉजिटिव मार्जिन का धंधा नहीं है। नेट पॉजिटिव मार्जिन का धंधा नहीं है मतलब ये है कि आप पैरिटी और डिस्पैरिटी में काम करते रहते हैं। तो जिस बाजार में पैरिटी और डिस्पैरिटी में काम करते हैं उसमें आपको व्यू बेस्ड काम करना पड़ता है, और जब आप व्यू बेस्ड काम करते हैं तो आपको नुकसान और फायदे इन दो में से एक ही चीज होती है। यहाँ पे आता है आपके डेरिवेटिव्स का काम। वो डेरिवेटिव्स किस तरीके से काम आते हैं कि जब आपका व्यू सही चल रहा है, ठीक है, आप पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जब आपका व्यू सही नहीं है या असमंजस में है, तब आपको नुकसान जरूर होता है। तो उस टाइम पे जब ये आपका व्यू सही नहीं पड़ रहा है और आप असमंजस में है कि तेजी है क्या मंदी, वहां पे आता है रोल डेरिवेटिव्स का। मैं मानता हूं कि सारा टाइम आप हेज नहीं कर सकते, लेकिन जब आपका व्यू क्लियर नहीं हो और आपका व्यू गलत पड़ रहा हो, उस टाइम पे आपको अपना व्यापार हेज करना चाहिए। मतलब कि आपका अगर एक्सपोजर मार्केट में बाय का है तो आपको वायदा जो है डेरिवेटिव्स सेल करके चलने चाहिए अपने नीचे की तरफ का नुकसान कम करने के लिए, और जब आपका एक्सपोजर सेल का है तो डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल आप बाय करके कीजिए। मतलब हेजिंग जो है वो ऑलवेज नहीं बट इंटीग्रल पार्ट है।
बिल्कुल, मतलब हेजिंग की इतनी ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह से मार्केट में जिस तरह की अनसर्टेनिटी रहती है, कभी भी कोई खबर आ जाए, आप किसी चीज़ को लेकर इतने श्योर तो हो नहीं सकते हैं। 50-50% की चाल रहती है, आपको 50% आपके हिसाब से भी बाजार चल सकता है या नहीं भी चल सकता है। तो ऐसे में वायदा बाजार के टूल्स के जरिए आप इस रिस्क को काफ़ी कम कर सकते हैं, अपने कारोबार को सही दिशा दे सकते हैं। ग्रेवाल साहब, अगला अगर कोई केस स्टडी इस तरह का समझा पाए, अगर मैं छोटा कारोबारी हूं, अगर मैं जीरे के कारोबार में हूं या हल्दी के कारोबार में, तो मैं कैसे वायदा के टूल्स का कैसे इस्तेमाल करूं? कोई एक केस स्टडी बेस्ड अगर कुछ समझा पाए तो लोगों को आसानी होगी। बिल्कुल, आपने उदाहरण में एकदम सही स्टिक पकड़ा है इस टाइम पे जीरा। और केस स्टडी को मैं जो है व्यापार मेजोरिटी जो अपने करते हैं उससे कोरिलेट करूं, तो मेजोरिटी अपने व्यापारी जो है ना वो बाय करके चलते हैं। मतलब पहले होल्ड करेंगे फिर आगे जाके सेल करते हैं। मतलब मेजोरिटी अपने जो है ना वो बाय होल्ड देन सेल, ये प्रवृत्ति अपने अपनाते हैं। और इसमें जो है अगर अपन बाई चांस कहीं पे ऐसा करें कि पहले सेल कर दिया और बाद में कवर करने जाते हैं, वो एक अकेला एक ही अगर इंसिडेंस इस बार अगर जीरे में हुआ होता, तो वो अकेला एक इंसिडेंस जो है ना आपको ये कि अपने पिछले पिछले 3-4 साल की पूंजी लेके चला गया था। तो इस केस में क्या है कि जब दिख रहा है कि इस बार जो है अपने सही नहीं पड़ रहे हैं या इस बार जो चाल जो है वो अपने समझ की बाहर की है, तो जो समझदार लोग थे उन्होंने क्या किया था कि भाई अपनी जो रिक्वायरमेंट है, अपनी जो डिमांड है, हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट और डिमांड एटलीस्ट अगले 2-3 महीने की रहती है क्लियर, कि मेरे को अगले 3 महीने में इतना जो है जीरे की जरूरत पड़ेगी। तो वो अगर जो है पहले से हाजिर में लेके चलेगा तो ऑब्वियसली उसको 100% पे करके और उसके ऊपर ब्याज बड़ा लगाना पड़ेगा। बट उसके सामने अगर वो एक मार्जिन देके अगर जीरे का डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स यानी वायदा जो है पकड़ के चलता, तो कम मार्जिन में उसका जो है ना बचाव हो जाता। जो लगातार तेजी वन वे आई है, जबकि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, तो उसका बचाव पूरी तरह से हो जाता और उसके मार्जिन भी इंटैक्ट रहते। तो इस टाइम पे जो है ना कहिए कि खास करके जो एडवांस सेलर्स चलते हैं, फॉरवर्ड करने वाले जो है एक्सपोर्टर्स अपने, जो पहले बेच के आते हैं फिर कवर करते हैं, उनको इस बार काफी अच्छा नुकसान हुआ है। वो ये उस वायदे का जो है ना टूल का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते थे कि जो भी बेच के आए वो सामने अपना वायदा जो है एनसीडी एक्स पे कवर करे, और टाइम आने पे जब हाजिर बाजार में कवर कर लेते हैं तो यहाँ से जो है स्क्वायर ऑफ करके और अपनी डिलीवरी सुनिश्चित करें। वो सही तरीके से आपने बता दिए, क्योंकि अगर आपके पास लग रहा है रिस्क तो हमेशा रहता है, तो आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के पोजीशन बना सकते हैं। आपको लग रहा है कि बाजार गिर सकते हैं, आपके पास हाजिर में स्टॉक है, तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। आपको लग रहा है कि बाजार ऊपर जाने वाला है, तो आप अपने हिसाब से, आपकी जिस तरह के कारोबार है उस हिसाब से तेजी या मंदी की पोजीशन आप वायदा बाजार के जरिए बना सकते हैं। अगर छोटे कारोबारी है, किसान है, तो आपके लिए ऑप्शन के भी टूल मसालों में मौजूद है, जो सिर्फ प्रीमियम भर के भी आप बायर के तौर पर, ऑप्शन बायर के तौर पर इस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, कई सारी खबरें होती है, ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल्स खबरें हैं जिनका मसालों पर सबसे ज्यादा असर होता है, जिनको देखना कारोबारियों को सबसे जरूरी चाहिए? जैसे खेती बाड़ी हो, फ्लावरिंग स्टेज हो, सोइंग के नंबर्स हो, इस तरह के कुछ ऐसे फंडामेंटल्स ट्रिगर बता दीजिए जो कारोबारी उसका ध्यान रखें। देखिए, मसाले जो है ना सभी खास करके अपने को सोइंग डेटा और उनका जो फ्लावरिंग के टाइम या कहिए कि मेच्योरिंग के टाइम का मौसम, ये दो चीज जो है ना बहुत खास होती है। सोइंग डेटा इसलिए ज्यादा खास होता है क्योंकि ये छोटी कमोडिटीज है। जैसे एक फार्मर जो है उसके पास अगर 10 एकड़ जमीन है तो वो 10 के 10 एकड़ में जीरा या धनिया नहीं लगाता, वो 1-2 एकड़ में लगाता है। तो इस बार अगर जिसने 2 एकड़ लगाई थी, इस बार 1 एकड़ और जीरा लगा दिया, मतलब उसके वहां से 50% की वृद्धि हो गई। और ये अपने को लास्ट ईयर के धनिये के आंकड़ों से पता चल रहा है कि एक ही साल में कैसे क्रॉप जो है ना वो डबल हो गई है। और एक ही क्रॉप सीजन में जो है ना क्रॉप आती भी हो जाती है। तो वोलेटिलिटी इसमें उस हिसाब से बहुत ज्यादा रहती है। गेहूं और चावल जैसी बड़ी कमोडिटीज में जो है ना इतना बदलाव नहीं आता है, बट इनमें जो है ना सोइंग आंकड़े, और फिर खास करके क्योंकि ये एक सेंसिटिव क्रॉप्स है, तो उस टाइम पे मैच्योरिटी के टाइम पे, फ्लावरिंग के टाइम पे जो है ना अगर मौसम बिगड़ता है तो इसमें नुकसान भी उसी तरीके का होता है जो जीरे में अब की बार अपने को देखने को मिला कि सोइंग आंकड़े अच्छे थे लेकिन मैच्योरिटी के टाइम पे जो है बारिशें हुई तो अपने जो है ड्रास्टिक रिडक्शन जो है प्रोडक्शन में आया। तो इन दो चीजों का खास करके जो है ना ख्याल रखना चाहिए। सप्लाई से जो है ना मेजर मैं कहूंगा कि मसालों में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डिमांड जो है ना वो इतनी एक्सपोनेंशियली मसालों में नहीं बढ़ती है, नहीं घटती है। सप्लाई ही जो है ना वो मेजोरिटी
इसके प्राइसेस को ड्राइव करती है। तो सप्लाई साइड के जो आंकड़े हैं, जो फैक्टर्स हैं, उन पे अपने को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि सप्लाई साइड के फैक्टर्स को आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि मसाला ऐसी चीज़ है, ऐसा तो है नहीं कि आप 100 ग्राम अगर आपका कंजम्पशन है तो अगले महीने में 200 ग्राम आप खाने लगेंगे, और इसको इवन आप कम कर सकते हैं, बहुत लोग बढ़ाते तो नहीं है। तो ऐसे में सप्लाई साइड के फैक्टर्स का सबसे ज़्यादा आपको मसाला कारोबारी को ध्यान रखनी चाहिए। सुइंग के बाद नंबर आता है कि मौसम की मार किस तरह की पड़ती है, वहाँ पर किस तरह के सरकार की पॉलिसी रहती है, और साथ ही आपको अगर सप्लाई में दिक्कत तो कुछ नहीं होगी, जैसे बेमौसम बारिश वगैरह से फसलों को काफ़ी इस बार जीरे की फसल को नुकसान हुआ, तो इन खबरों पर आप ज्यादा नजर रखें। शुक्रिया ग्रेवाल साहब, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को समझा दिया कि वायदा बाजार के टूल्स के जरिए कैसे आप अपने मसाला कारोबार को और भी मजबूती दे सकते हैं। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET9 स्वदेश पर। नमस्कार।